छोटा छोटा रिएक्शन सबसे ले लूं। शायद एनसी जी आपसे जी, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मुंबई की हूँ, मैं सभी सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। सर्वप्रथम ये आर्टिकल राहुल गांधी ने लिखा ही नहीं है, क्योंकि वो जिस नासमझी से उन्होंने लिखा है, एक एक सवाल के ऊपर जवाब है। अभी उन्होंने कहा कि 2019 की विधानसभा में 8.98 करोड़ वोटर्स थे। विधानसभा के बाद लोकसभा 2024 में 9.29 करोड़, जहां 31 लाख वोटर्स बढ़े और उनकी जीत होती है, वहां कोई ईवीएम टैंपरिंग नहीं। जो इलेक्शन कमीशन बेहतरीन काम करे और देखे कि 40 लाख वोट बढ़े विधानसभा में, जहां फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा अर्पिता जी, महिलाओं ने जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना के निमित्त बाहर आके वोट किए, इस तादाद में वोट किए कि वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा 2009 में जो 59.95% था, 2014 में 63%, 2019 में 61% और 2024 में 66%। बल्कि आपको अभिनंदन देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि कोई भी बूथ कैप्चरिंग नहीं था, कोई भी गड़बड़ नहीं था। वोटर रोल हो, सीसीटीवी फुटेज हो, सभी जो प्रजातंत्र को ताकतवर बनाता है वो पब्लिक डोमेन में है। जो आपको आपत्ति हुई तो आपने क्यों कंप्लेंट नहीं किया? आपने कहीं कंप्लेंट तो किया नहीं। फिर देखिए ये नासमझी का हद जो होता है, जहां राहुल गांधी बोलते हैं कि 12,000 बूथ में 85 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो बीजेपी जहां जीत के आए, वहां 600 वोटर्स ज्यादा वोट किए 5 बजे के बाद। आप मुझे बोलो 600 वोट में हार जीत होती है क्या? जो आप इतने ना समझ हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमारे महाराष्ट्र में 1 लाख पोलिंग बूथ थे, ठीक है, जो आप सिर्फ 12,000 की बात कर रहे हैं। ये और दूसरी बात, जब इलेक्शन कमीशन हैकाथॉन्स करते हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को बुलाते हैं, वहां दिखाते हैं कि कैसे वोटर लिस्ट में नाम जहां आता है, सीसीटीवी फुटेज कैसे उपलब्ध होता है, कैसे आप कंप्लेन कर सकते हो। क्या इतने सारे बेबुनियादी आरोप आप लगाते हैं और आप एक कंप्लेंट नहीं करते हैं? ठीक है। देखिए, राहुल गांधी की पद्धत ये रही है कि विदेश जाओ, भारत का अपमान करो, प्रजातंत्र को लेके सवाल प्रश्न चिन्ह उठाओ। बल्कि अभिनंदन करना चाहिए कि प्रोसेसेस इतने अच्छे हुए हैं, और जो हमें ये व्यू लेना था। देखिए, एक बार सवाल ये उठता है फिर कांग्रेस पार्टी पर। ठीक है, मैं मान रही हूं शायना जी, आपने पढ़ा नहीं, आपने लिखा नहीं, आपके एग्जाम में फेल हुए, सुषमा जी, इसलिए ये बहानाबाजी। मेरा सवाल इसलिए क्योंकि जहां जहां आप जीत जाते हैं, बार बार सवाल उठता है भाई कर्नाटक तेलंगाना में वहां ईवीएम कैसे सही हो जाता है? उसको छोड़िए, आज अगर ये याद आ रहा है कि महाराष्ट्र 6 महीने हो गए मैम, कुंभकर्ण की नींद कोई सो रहा था क्या? 6 महीने लगे जागने में, इतना समय क्यों? अरे चुनाव हुए इतना समय हो गया, अब जाकर ये याद आ रहा है कि भैया ये गड़बड़ी हुई थी। और आपके जो वो लोग हैं, यानी जो आपके पोलिंग बूथ में जो आपके बूथ एजेंट होते हैं, वो तो अगर उस समय कोई भी आपत्ति जताएंगे तब तक ईवीएम सील ही नहीं हो पाएगी। उस समय क्यों आपत्ति जताई नहीं गई, और अब आपत्ति जता के होगा क्या? एंकर साहिबा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि कम से कम आखिर में ही सही, लेकिन आपने पूछा तो सही, क्योंकि जितने लोग बीजेपी की वाहवाह कर सकते हैं उतने लोगों ने पहले अपना मत प्रदर्शन किया हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि अब जब मैं बोलूँगी तो बीच में कोई मुझे इंटरप्ट नहीं करेगा। आपने पहला सवाल पूछा था कि क्या सही में यह जो इलेक्शन कमीशन है या सरेंडर बना हुआ है, या अगर बना है तो कैसे बना है। आप उनको प्रोसेस पूछ रही थी, पहले आपको प्रोसेस बतानी पड़ेगी कि पहले इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर को, मुख्य चुनाव आयुक्त को अगर उनका चयन करना है तो उस चयन के लिए राष्ट्रपति महोदय और सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस साहब और लीडर ऑफ अपोजिशन, इन 3 लोगों का रहना वहां तय था। अब ऐसी क्या बात हो गई कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी ने यहाँ के चीफ जस्टिस साहब को हटा लिया? 1 मिनट, मैंने आपसे बात एकदम आवाज चुप, मैंने एक बात नहीं की है। ठीक है, एकदम आवाज चुप, मैंने आपके बीच में बात नहीं की है।
ठीक है। और प्लीज आप लोग, मैं ये मान के चल रही हूँ एकदम कि चुपचाप एक पार्टी के वरिष्ठ पत्रकार आप जो है मैम रुकिए एक सेकेंड मैम, मैं देखिए एक जो चेतावनी और ये लहजा है ना, थोड़ा सा सौम्य रखेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है मैम। सुषमा जी, मैं ये कह रही हूँ किसी को डराना धमकाना ये सब तरीका नहीं अच्छा लगता ना, मतलब बहुत आराम से अपनी बात कहिए, मैं पूरा मौका दे रही हूँ ना सुषमा जी। चीफ जस्टिस को अर्पिता जी मैं क्या बोल रही हूँ, देखिए चीफ जस्टिस को हटाने की क्या वजह थी, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है। आपने चीफ जस्टिस को हटाकर क्यों आपकी पार्टी का एक कैबिनेट मिनिस्टर वहां लेने की होड़ की, क्या इस पर आपके पास कोई जवाब है? तो नहीं है। कैसा दूध का दूध पानी करेंगे आप? रही बात दूसरी की, अरे यहाँ वोटर की संख्या बढ़ गई है, जो कोई मेरे पहले जो बोल रहे थे महानुभाव और वो कह रहे थे ईसीआई के कोई है वह, और वह कहते हैं कि अरे भाई यहाँ तो कोई बढ़ भी सकता है ना, कि जो फर्स्ट वोटर है उनकी भी तो संख्या बढ़ सकती है। कितनी बढ़ सकती है? अरे तकरीबन 5 साल में जहां 31 लाख वोटर बढ़ते हैं, वहीं पर जो मई में इलेक्शन हुआ है उसके बाद नवंबर में अगर असेंबली इलेक्शन आता है तो मई से नवंबर में सिर्फ 4 से 5 महीने में 48 लाख वोटर बनते हैं। जहां 5 साल अगर आप इतनी बेबाकी से सारी चीजें बता रही सुषमा जी, तो फिर इस सवाल का भी जवाब दे लीजिए। सुनिए ना, 6 महीने बाद क्यों याद आया? हाँ दीजिए, हाँ पूछिए ना। हाँ, हम आपको जरा बता दें, ये 6 महीने बाद नहीं याद आया है। हाँ। महाराष्ट्र में जब से चुनाव हुए हैं तब से हर दिन से यह बात बोली जा रही है। महाराष्ट्र में जब से चुनाव हुआ है तब से हर एक दिन हम पूरे महाराष्ट्र में जाकर बात कर रहे हैं, और राहुल जी ने भी इस पर बार बार बात की है। अब शायद इन लोगों को मिर्ची इसलिए लगी है। चलिए ये बता दीजिए, फिर जहाँ जहाँ आप चुनाव जीत जाते इधर उधर हैं, की बात कर रहे हैं, आपके दल या आप जिसके साथ गठबंधन में हैं, जब जीत जाते हैं वो क्या तरीका है, वहां पर ईवीएम सही काम कैसे करता है? एक ही ईवीएम यहाँ गड़बड़ किया जा सकता है, जहाँ भाई जो मान लीजिए जो गड़बड़ करना चाह रहा है वो हर चुनाव जीतेगा, फिर हर जगह गड़बड़ कर लेगा। क्यों चुन कर करेगा कि नहीं यहाँ करते हैं यहाँ नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? अर्पिता जी मेरे पास आपके सवाल का भी जवाब है। आपने अपना शो ओपन करते हुए कहा कि चलो दूध का दूध और पानी का पानी यहीं पर हम कर देते हैं। अगर सही में आप दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है या करने की क्षमता रखती है, या चैनल यह क्षमता रखता है, तो चैनल बीजेपी से पूछे कि अरे अगर यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी एक को भी अगर संदेह हुआ तो वह संदेह उसका पूरा स्पष्टीकरण देना, यह बीजेपी की जवाबदेही है। अगर हम बोल रहे हैं कि मैम एक बात मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं, हमारी क्षमता को आंकने से पहले आपकी क्षमता पर मैं एक बात कहना चाहूंगी। सुन लीजिए सुषमा जी, सुन लीजिए, आप क्षमता की बात कर रही हैं, यहाँ चुनाव आयोग पर बात हो रही है, आप बीजेपी पर सवाल उठाने लग रही हैं कि 30 लाख पहले और 40 लाख बाद में आए, ये अच्छी बात नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी, आप सुन लीजिए सुषमा जी, शायद आपके सामने टीवी स्क्रीन नहीं है, सबकी आवाज कम कीजिए। अर्पिता जी, शायना जी एक सेकेंड, सुषमा जी एक सेकेंड, सुषमा जी आपके सामने शायद टीवी नहीं है जिसमें आप नहीं देख पा रही हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए मैंने 2 प्रवक्ताओं को नहीं रखा, मैंने कांग्रेस और बीजेपी को नहीं रखा, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल हैं, एक को सही और एक को गलत नहीं बताया जा सकता। मैम मैंने सामने कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही थी उसको रखा, और उसके बगल में मैंने अमीन साहब को रखा है जो कि पूर्व संयुक्त निदेशक हैं ईसीआई, निष्पक्ष बात रखने के लिए ना। मैम वो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं, कोई प्रवक्ता नहीं कर सकता। मैंने अपने इतने पत्रकारिता में समझ लिया है कि कोई भी राजनीतिक दल दूध का दूध पानी पानी नहीं करता। मैम वो तो दूध में जितना पानी मिला ले अपनी सुविधा अनुसार उतना बेहतर उनके लिए रहता है। मैम उनसे तो हम प्योरिटी की बात ही नहीं कर सकते। प्योरिटी तो राजनीतिक दल दिखा ही नहीं सकते, किसी के दूध में ज्यादा पानी, किसी के दूध में कम पानी, लेकिन पानी हर जगह है। मैम अर्पिता जी, अमीन साहब भी यह नहीं कर सकते, और एंकर महाशय अर्पिता जी अमीन साहब भी दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक काम करते हैं, राहुल गांधी को बुला लें, क्योंकि उनके सिवा तो आपको किसी पर भरोसा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी को, यूबीटी को, सबको उन पे ही भरोसा है। अमीन साहब या उद्धव ठाकरे को बुला लें। अर्पिता जी, किसकी बात का भरोसा करेंगे आप? अर्पिता क्योंकि आप अपने नेता से उठकर ऊपर किसी और पर भरोसा ही नहीं कर पाते। आप सेना पर भरोसा नहीं कर पाते, यहाँ की किसी भी संस्था पर भरोसा नहीं कर पाते। मैम किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना, कैसे जीवन चलेगा किसी पे बिना भरोसा किए? चलिए आप बीजेपी की साइड इतने भी मत लीजिए।
ठीक है मैम। अर्पिता जी, आप बीजेपी की इतनी भी बड़ी रहनुमा मत बन जाइए। और अमीन साहब जो भी ठीक है, है, मैं उद्धव ठाकरे की बन मैं जाती उनको हूँ, बता देता हूँ। मैं उद्धव ठाकरे की बन जाती हूँ, तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। यहाँ अपनी सुविधा के साथ आपसे सवाल पूछ लूं तो मैं उनकी हो गई, उनसे सवाल पूछ लूं तो मैं उनकी हो गई। ये चक्र जो आप लोगों ने चला कर रखा है ना मैम, रोकना पड़ेगा, थामना पड़ेगा। पत्रकार के सवाल हैं, पत्रकारिता के हिसाब से लीजिए मैम, इसको किसी और रंग मत दीजिए। ये आप लोगों का नया पैतरा है, जितने प्रवक्ता आते हैं। मैं रोक रही हूँ मैम। अमीन साहब मुझे जरा इसमें स्पष्ट समझाइए, चुनाव के बाद अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को कोई दिक्कत होती है तो वो दिक्कत कैसे अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ट्विटर पे बोल के, फेसबुक पे बोल के, या इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके? क्या तरीका, क्या प्रोसेस है, जरा ये स्पष्ट कीजिए। चित्रा जी रुकिए, शायना जी आ रही हूँ मैं। मोहम्मद अमीन साहब, आप क्लियर सही से बता पाएंगे? हाँ। अर्पिता जी इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, या इन लोगों ने प्रोसीजर का फॉलो नहीं किया। जो हमारे कायदे कानून बने हुए हैं इलेक्शन कमीशन के, इनको बताया जाता है जब इलेक्शन हमारे यहाँ होते हैं, कभी भी, चाहे वो पार्लियामेंट को, असेंबली को, सारे ऑल पार्टी लीडर्स को इलेक्शन कमीशन बुलाता है और वहाँ पे बहुत सी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, उसमें इनको सब पता होता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बार बार शोर मच रहा है कि इलेक्टर रोल में गड़बड़ होती है। आपको मैं बता दूं, जिला निर्वाचन अधिकारी जब इलेक्टर रोल का चल रहा होता है रिवीजन, उस वक्त वो पब्लिश होती है, ऑल पार्टी लीडर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इनके लोग आते नहीं है उस टाइम कि वहां पे कोई करेक्शन करे। जब छप जाती है, फाइनल हो जाता है, तो क्या इनके लिए बैठे रहेंगे, इलेक्शन नहीं कराएंगे? टाइम बाउंड होता है, इसलिए इनको बताया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन उस वक्त लोग नहीं आते हैं। नंबर एक। आप दूसरी बात ये कह रही हैं कि जब चुनाव, रुकिए एक मिनट, जब चुनाव का दिन होता है उस दिन हमारा प्रिसाइडिंग अफसर होता है एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर, एक पूरा पैराफेरनालिया है वहां पर, नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी होते हैं। उनके साथ में जब ईवीएम आती है तो रैंडमली चेक होता है कि आप देख लीजिए, सर पार्टी का वहां पे सिग्नेचर लिए जाते हैं कि देखिए ईवीएम में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ईवीएम खराब तो नहीं है। सब आदमी इनके जो ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय ऑल पार्टी मेंबर्स, जो उनके पोलिंग एजेंट होते हैं, वो सिग्नेचर करते हैं। एक ये बात हो गई। नहीं सर, ये जो बात है मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, मैं थोड़ा आपसे इस पर स्पष्टीकरण चाह रही हूँ सर। आपके जो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के जो बूथ एजेंट होते हैं, वो बकायदा जब तक साइन नहीं करते, उनको सब बताया जाता है ना कि कहाँ कहाँ कितने ईवीएम में कितने वोट हुए, फिर वो साइन होता है, उसके बाद ईवीएम जो है सील होती है। तो ये बात कहाँ, ये लॉजिकली कैसे पॉसिबल है कि आप मतदान प्रतिशत बढ़ा और घटा कर बता देंगे? मैं वहीं पे आ रहा हूं। तो ये मैंने बताया स्टार्टिंग का, और सारा दिन जब पोलिंग होती है उसके बाद एक हमारा फॉर्म 17 होता है जो दिया जाता है, और वो प्रिसाइडिंग अफसर लास्ट में जब बैलेट ये मशीनें सील हो जाती हैं हमारी ईवीएम, उसके बाद इनको दिया जाता है और सिग्नेचर के साथ में, और उसमें हर पार्टी का पोलिंग एजेंट साइन करता है कि मेरे सामने इतने वोट पड़े, इतने नहीं पड़े, और इतने मेल थे, इतने फीमेल थे, और तीसरे जेंडर के भी अगर है तो उसका भी होता है, और नोटा का भी स्पष्टीकरण होता है एक एक पॉइंट वाइज। उसके बाद ये शाम को अगर हमारे पास एक्सेस वो आए हुए हैं वोटर्स वोट डालने के लिए, तो चाहे रात का 12 बज जाए हम उनसे वोट डलवाते हैं। और ये तो हो गया प्रोसीजर। उसके बाद ये मशीनें स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं उनके प्रेजेंस में, और उनके सामने कहा जाता है इस ताले पे सील लगाइए, ये स्ट्रांग रूम होता है। और जिस दिन चुनाव की घोषणा की जाती है काउंटिंग की, उस दिन सारे एजेंट बुलाए जाते हैं, दिखाया जाता है कि आपकी ये सिग्नेचर की ये स्लिप है लगी हुई, तो देखने के बाद वेरीफाई करने के बाद सबकी वीडियोग्राफी होती है। इन लोगों का काम है झूठ बोलना। नहीं, इलेक्शन कमीशन को कभी शिकायत करनी हो, जैसे इनको इतनी समस्याएं लग रही हैं तो कहते हैं बेईमान है। ठीक है चित्रा जी रुकिए। हाँ अमीन साहब, अगर इनको इतनी समस्याएं हैं जिसमें ये चिट्ठी पर लिख रहे हैं, तो ये सारी समस्याओं को सही तरीका क्या है दर्ज कराने का? चित्रा जी की आवाज कम कीजिए मैम, ऐसे नहीं होता। मैं आ रही हूँ, रुक जाइए ना। अर्पिता जी सुनिए, सुनिए। हाँ, अर्पिता जी, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो सारा स्टेट या जो सेंटर है पूरा हमारे कंट्रोल में होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, चाहे वो ट्रांसफर हो या पोस्टिंग कोई भी हो। और हमारे एक असेंबली और पार्लियामेंट में ऑब्जर्वर होते हैं। जनरल ऑब्जर्वर होता है, निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर होता है, वो रिटर्निंग अफसर बोलते हैं उसको, और साथ में एक ऑब्जर्वर जनरल होता है आईएएस का, एक आईपीएस का होता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, एक होता है रेवेन्यू के लिए, एक होता है इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए। कितना क्या खर्चा है, समझना चाह रही हूँ। ये जो ये कह रहे हैं इतनी 5 शिकायत दर्ज करा दी, अब ये चिट्ठी लिख रहे हैं, ये तरीका क्या होना चाहिए?
मतलब आपको अगर कोई समस्या सुनिए। है तो इनको कैसे उसको दर्ज अर्पिता कराना जी- चाहिए? क्या वो बाद में मिलने का समय मांगकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं? ये तरीका है? ट्विटर पे, फेसबुक पे लिख के करें, ये तरीका है? या क्या तरीका, वाजिब तरीका क्या है, वो जरा बताइए मुझे। अर्पिता जी, आपको, देश को और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं क्लियर कट कि ये जो शोर मचा रहे हैं ये गलत है। जब चुनाव अनाउंस होता है तो मैंने बताया भी कितने ऑब्जर्वर होते हैं, तरह तरह के ऑब्जर्वर, तो और उनके नंबर पब्लिश किए जाते हैं, उनका ठिकाना होता है कि कहाँ होंगे, इंस्पेक्शन हाउस में होंगे, कहाँ पे होंगे, जहाँ होते हैं उनकी एड्रेस दिया जाता है। सारे पार्टी के लीडर मिलके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं कि साहब यहाँ पे पैसे की गड़बड़ी है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे ये पर्चे बांट रहे हैं, यहाँ पे ये चीजें बांट रहे हैं। हर चीज का कंट्रोल होता है और सबको पता यानी होता है, ये हर पार्टी चुनाव लीडर के को, बाद में ही कि वो होता है ना, कंप्लेंट तुरंत बाद ही उसी होता है वक्त ना दर्ज सर, उसी कराएं। समय होता है ना सर? 24 आवर अर्पिता जी, अर्पिता नहीं, अर्पिता जी, और 24 आवर हमारा इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल रूम खुला होता है, उनको उसी वक्त दर्ज कराना है, उसके बाद सर नहीं एक होता। छोटी सी चीज, ये उसी बिल समय के आपको करेंगे ये या ट्विटर शिकायत पे दर्ज पे। करानी होगी राइटिंग ना में सर? देना होगा, रिसीव कराते हैं। राइटिंग में उसी समय आपको जी। दर्ज करानी होगी ना बातचीत? बिल्कुल। चित्रा तभी मैडम, effective होगी। मैडम बिल्कुल। आपकी पार्टी ने दर्ज बिल्कुल। कराया था राइटिंग में उसी समय? अभी मैं बात करूं, अभी मैं बोल नहीं, सकती पहले हूँ। मेरे सवाल का जवाब फिर अपनी बात रख लीजिएगा। क्या राइटिंग में उस समय ये जो 5 शिकायत अभी राहुल गांधी बता रहे हैं, वो राइटिंग में वहां पर दी गई थी? ये जो सवाल है ये तो रिजल्ट्स के बाद ही आए हैं ना बाहर कि ये सारी चीजें शिकायत मैम, मैं वो प्रोसेस देखिए समझाया ना इन्होंने सर ने, आप सुन ही रही होंगी। मैं पूछ रही हूँ क्या उस समय लिखित तौर पर ये आपकी जो भी दिक्कतें, समस्याएं, शिकायत थी वो दर्ज कराई गई थी या नहीं कराई गई थी? या आप बात कर ले या फिर मैं बात कर लूं। आपने अपना सवाल रखा ना, मुझे बात करने का मौका तो दीजिए। मैम, सवाल के जवाब में बातचीत नहीं करेंगे ना हम, सवाल के जवाब को चाहूंगी ना मैं। बातचीत के लिए कभी आइएगा मैम, बातचीत कर लेंगे, अभी तो चर्चा कर रहे हैं ना। रुकिए थोड़ा। अरे चित्रा जी, मैं फिर से एक बार सवाल, मैम आराम से मैम आराम से एक बार फिर दोहरा देती हूँ। बहुत एक छोटा सा सवाल है, फिर रख लीजिएगा अपनी बात। क्या उस समय शिकायत लिखित तौर पर दर्ज कराई गई थी चुनाव होने के 24 घंटे के अंदर? मैम, मैं आपको यही समझा रही हूँ कि ये इतने बड़े लेवल की धांधलगर्दी हुई है, पूरा इलेक्टोरल सिस्टम रिग हुआ है, हाईजैक हुआ है, ये रिजल्ट के बाद ही बाहर आया है। ठीक है, यानी मैम Okay, आपको अब मैं शिकायत अपनी बात दर्ज रखूं। नहीं, आपको शिकायत दर्ज करने पे भी इन्होंने बड़ी साजिश कर दी और रोक दिया। मैम, आप शायद शिकायत नहीं दर्ज करवा पाई। आप उल्टा ये बोल बहुत रही बड़ी हैं। साजिश हुई है मैम, मैंने- कैसे हुआ ये? क्या बोल रही हैं? आप क्या बोल रही हैं? नहीं, आप मैं समझ समझना नहीं पा रही ना, आप या तो समझा नहीं पा रही। आप समझना नहीं चाहती, इतना चलिए heavily फिर से कोशिश कर लेते हैं, फिर से कोशिश कर लेते हैं, फिर से कोशिश कर लेते मैं हैं। अपनी बात रखूं कि नहीं रखूं? क्या आप मुझे लिखित बोलने का में मौका ये देंगी जानकारी, कि नहीं? शिकायत दर्ज कराई गई या नहीं? मुझे हाँ ना में बता दीजिए, एक्सप्लेन शायद आप कर नहीं पा रही। जवाब दे चुकी हूँ, हाँ? मैं आपके सवाल का जवाब दे चुकी हूँ, आप मुझे आगे बोलने नहीं नहीं देंगी। नहीं अर्पिता जी। मैम, मैं हाँ या ना बता दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। And this शिकायत is humiliating. मैम, ये शिकायत मैम, ये No, this is not acceptable. This is not acceptable. मुश्किल है थोड़ा मैं सवाल, कहूँ I know। कि सवाल जो है, चित्रा ये जी, सवाल जो है, चित्रा जी, अच्छा नहीं लग रहा ना, जल्दी से यस और नो। शिकायत दर्ज हुई थी या नहीं हुई थी? शिकायत दर्ज हुई थी या उन्होंने नहीं? शिकायत की नहीं। शिकायत दर्ज हुई या नहीं सच्चाई हुई? ये मैम? है अर्पिता जी, उन्होंने शिकायत तब की नहीं। अभी 6 महीने के बाद जब बाबा उठे हैं तब उनको याद आया कि चलिए हम चित्रा बिहार जी, ये में ना ही आपके फेल अगेंस्ट चला होने जाएगा। वाले हैं, तो बहुत आरोप अच्छे से लगाते आपने अपनी हैं, बात रखी है, अगर ये बेबुनियाद आरोप। स्पष्ट कर देंगी ना तो कम से कम पता तो चलेगा कि ये चुनाव के तहत किया गया है, एजेंडा चल रहा है, बिहार चुनाव सामने देखकर। एक छोटा सा इस पर सवाल था जिस पर आप घुमा रही हैं, हाँ या ना? शिकायत दर्ज, आप घुमा रही हैं, शिकायत दर्ज हुई या नहीं? शिकायत दर्ज करवाई थी अर्पिता लिखित जी, तौर पे? उन्होंने दर्ज किया ही नहीं। आप इलेक्शन कमीशन को पूछिए। मैं, क्योंकि ये आप स्पष्ट नहीं कर पाए और इसीलिए ये जो जलेबी बना देते हैं राजनीतिक दल के नेता और प्रवक्ता, इन्हीं जलेबी में सारा खेल खराब होता है। क्या वाकई चुनाव सामने बिहार को देखते हुए या चुनाव के वक्त या आने वाले चुनाव को देखते हुए ऐसे दावे वादे कर दीजिए, ऐसे आरोप लगा दीजिए, लेकिन जब करना है क्या ये राजनीतिक दल उस समय कोई कदम नहीं उठाते? कई सवाल है यहाँ पर।